हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन फॉर्मा एजुकेशनल हब। देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यूनिट नंबर 2 जो है मैथमेटिकल फिजिक्स, उसका रिवीजन सीरीज कर रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर के जो एग्जाम्स हो रहे हैं उनके लिए। और यूनिट नंबर 2 में हम लोगों ने एक लेक्चर तो कंप्लीट कर लिया आधे घंटे का। उसके अंदर हम लोगों ने डॉपलर इफेक्ट किया है। जिसने डॉपलर इफेक्ट पढ़ना है वो वहाँ जाके पढ़ सकते हैं। इसके अंदर हम लोग एक दूसरा टॉपिक करने वाले हैं, ठीक है ना, तो उसके ऊपर बात करेंगे। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड एनर्जी के ऊपर बात करेंगे, जिसको बोलते हैं देहली ऊर्जा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ये भी इंपॉर्टेंट। मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक ही करा रहा हूँ, इसके फिर छोटे क्वेश्चंस कराऊंगा लास्ट में चल के। तो इसका क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी के बारे में बात करेंगे, देहली ऊर्जा के ऊपर, राइट। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। थ्रेशोल्ड, तो देखिए भैया थ्रेशोल्ड का क्या सीन है। थ्रेशोल्ड का सीन ऐसा है, देखिए देहली अभिक्रिया ऊर्जा, इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड रिएक्शन एनर्जी। थ्रेशोल्ड रिएक्शन एनर्जी क्या मतलब इसका? इसका मतलब ऐसा है कि हम लोग ऐसे मान रहे हैं कि एक पार्टिकल है बी पार्टिकल, जिसको हम लोग रिएक्टेंट बोल सकते हैं, अभिकारक। ये यहाँ पे रुका हुआ है, ठीक है ना। एक पार्टिकल है बी पार्टिकल, कोई भी हो सकता है, और इधर से एक पार्टिकल आ रहा है, इधर से एक पार्टिकल आ रहा है, इधर से एक पार्टिकल आ रहा है, आगे इसके साथ में क्या करता है, टक्कर करता है, कोलिजन करता है, राइट। ये जो इधर से पार्टिकल आ रहा है इसको बोलते हैं प्रक्षेप्य कण। क्या बोलते हैं? प्रक्षेप्य कण, प्रोजेक्टाइल पार्टिकल। तो इधर से ये प्रोजेक्टाइल पार्टिकल आता है, रिएक्टेंट से रिएक्शन होगा। अब ये दोनों मिलेंगे तो रिएक्शन होगा, और रिएक्शन होने के बाद में दो नए पार्टिकल बन गए, एक सी बन गया, एक डी बन गया। ये प्रोडक्ट हो गए, उत्पाद। तो टोटल हम लोगों ने चार डिवाइड, इसको फर्स्ट पार्टिकल बोल दिया, इसको सेकंड बोल दिया, इसको थर्ड बोल दिया, इसको फोर बोल दिया। अब सीन क्या है? सीन ये है कि ये टक्कर से पहले का सिचुएशन है, मतलब बिफोर कोलिजन, और ये क्या है, आफ्टर कोलिजन। मतलब एक पार्टिकल है बी जिसको बोल रहे हैं, और इधर से एक प्रक्षेप्य कण आ रहा, प्रोजेक्टाइल पार्टिकल आ रहा, ये आके से कोलिजन करेगा, दो नए पार्टिकल बने सी और डी। अब इनकी जो भी एनर्जी होगी, क्या क्या होगा, उसके बारे में बात करते हैं। अब क्या है यहाँ पर, ये जो देहली ऊर्जा या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इसको, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, सॉरी थ्रेशोल्ड रिएक्शन एनर्जी या थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये थ्रेशोल्ड एनर्जी का क्या मतलब है? थ्रेशोल्ड एनर्जी का मतलब ये है कि ये जो ए पार्टिकल आ रहा है ना इधर से ए, ये कुछ मिनिमम, ऐसा नहीं है कि ए के पास में कुछ भी एनर्जी हो तो यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगी, नहीं, ये रिएक्शन हो जाए उसके लिए ए के पास में कुछ ना कुछ मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए, तभी ये रिएक्शन पॉसिबल हो पाएगी। ऐसा नहीं कि कुछ भी एनर्जी है, थोड़ी बहुत में भी काम चल जाएगा, नहीं, मिनिमम कुछ ना कुछ एनर्जी, तो इतनी की एक लिमिट होती है कि उतनी तो होनी चाहिए, तभी जाके यह क्या होगी, रिएक्शन होगी। तो वो जितनी मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी है ये रिएक्शन होने के लिए, उस मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी को, न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा को बोलते हैं देहली ऊर्जा, थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है न्यूनतम गतिज ऊर्जा, जो मतलब इसकी मिनिमम जो काइनेटिक एनर्जी है ना, न्यूनतम जो गतिज ऊर्जा है, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, वो कितनी होनी चाहिए, वो उतनी क्या है उसका वैल्यू, उसको बोल रहे हैं हम लोग देहली अभिक्रिया ऊर्जा, थ्रेशोल्ड रिएक्शन एनर्जी। तो उसको कैलकुलेट करने का तरीका है, देखो क्या करते हैं हम लोग, चलिए। तो हमने बोला क्या कि एक पार्टिकल था, ये रुका हुआ था, है ना, इसके ऊपर ये आया प्रक्षेप्य प्रोजेक्टाइल पार्टिकल, इसकी एनर्जी पता करनी है अपने को, ये इधर से आया, और नए दो पार्टिकल बन गए सी और डी। अब देखो क्या सीन है। अब मैं जो इसको स्टडी कर रहा हूं तो मैं दो तरीके से स्टडी कर रहा हूं, एक तो प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में, एक तो लेबोरेटरी फ्रेम में। एक तो लेबोरेटरी फ्रेम क्या है, जैसे यहाँ पे रिएक्शन हो रही है और मैं यहाँ से देख रहा हूँ कि एक बॉल, एक यहाँ पे रखा था, एक पार्टिकल आया और दो नए पार्टिकल बन गए। ये जो सीन देख रहा हूँ ना, ये मैं लैब में खड़ा देख रहा हूँ, तो ये लेबोरेटरी फ्रेम हो गया। जब मैं जो ये सीन देख रहा हूँ वो लेबोरेटरी फ्रेम से हो गया। एक दूसरा फ्रेम होता है जिसको बोलते क्या बोलते हैं, द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र, सेंटर ऑफ मास फ्रेम। सेंटर ऑफ मास फ्रेम का मतलब होता है कि ये जो पूरा सिस्टम है ना, इसका जो द्रव्यमान केंद्र है, सेंटर ऑफ मास है, वहां से अगर मैं ऑब्जर्वेशन लूं तो वहां से सीन कुछ अलग होता है। वहां से ये दोनों पार्टिकल गति करते हुए मूविंग दिखते हैं। उसके बारे में अपना इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन आप ये सोच लो कि एक तो हम लोगों को लेबोरेटरी फ्रेम से स्टडी करना, एक द्रव्यमान केंद्र से, सेंटर ऑफ मास फ्रेम से, राइट। दो बातें समझ आई, चलिए आगे चलते हैं। अब सुनो बात को। अब बात ऐसी है, अब बात कैसी है, अब बात ऐसी है कि क्या हम लोग ये जो पूरा कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, ये 4 वेक्टर स्पेस में कर रहे हैं, चतुर्विम आकाश में कर रहे हैं। अभी चतुर्विम आकाश या 4 वेक्टर स्पेस क्या है, ये बड़ी कहानी है, पूरी यूनिट में हम लोग ये डिस्कस करते हैं, स्टार्टिंग ही यहाँ से करते हैं।
लेकिन मैं अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, तो इतना समझ लीजिए कि जैसे हम लोग क्या होता है, जैसे 3 डायमेंशन की बात करते हैं ना, तो उसमें 3 कंपोनेंट होते हैं। 3 क्या होते हैं? कंपोनेंट होते हैं। 3 क्या बोलते हैं कंपोनेंट को इसके में, जो भी है, जैसे मोमेंटम की बात करूँ या जो भी है मोमेंटम है, तो उसके क्या होते हैं? 3 होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, और ऐसे होते हैं 3। लेकिन चतुर्विम आकाश में इसके 4 घटक होते हैं, हम कंपोनेंट को बोलते हैं 4। तो 4 डायमेंशनल स्पेस की बात कर रहा हूँ मैं, चतुर्विम आकाश में कैलकुलेशन करें, चतुर्विम आकाश में 4 घटक होते हैं, 4 कंपोनेंट होते हैं। अब वो जो 4 कंपोनेंट है ना, उन 4 कंपोनेंट में हम लोग ऐसे करते हैं कि जैसे चतुर्विम आकाश में मैं संवेग को लिख रहा हूँ, अगर 3 डायमेंशन में मैं मोमेंटम संवेग को लिखता तो कैसे लिखता? मैं ऐसे लिखता पी एक्स आई कैप, पी वाई जे कैप और पी जेड के कैप। ये क्या होता? ये 3 डायमेंशन में मैं क्या लिखता? मोमेंटम को। अरे त्रिविम में ऐसे लिखते हैं संवेग को घटकों के रूप में, कंपोनेंट्स के फॉर्म में। 4 डायमेंशन में जब लिखते हैं ना, 4 डायमेंशन में उसमें लिखने के अलग अलग तरीके होते हैं। यहाँ पे जो तरीका यूज में ले रहे हैं वो ऐसे कर रहे हैं। 4 डायमेंशन स्पेस में मोमेंटम को लिखते हैं ऐसे, पी म्यू। आई बात समझ में? ये 4 डायमेंशन में मोमेंटम को लिख रहा हूँ। इसमें पहला जो टर्म आएगा ना, पहला टर्म, ये तो बताएगा मोमेंटम को। ये चतुर्विम संवेग है, 4 वेक्टर मोमेंटम है, और ये इसको लिख रहा है इसमें, तो ये तो मोमेंटम का पार्ट है, ये तो आएगा मोमेंटम, और ये आता है आयोटा ई बाई सी, ये एनर्जी को बताता है। चौथा 3 टर्म मिलके ये बता रहा है, ये तो संवेग को बताएगा मोमेंटम को, और ये किसको? एनर्जी को बताएगा। तो चतुर्विम आकाश में या 4 वेक्टर स्पेस में मोमेंटम को 4 मोमेंटम बोलते हैं, इसको चतुर्विम संवेग, इसको लिखते हैं ऐसे। चमका? ये चतुर्विम संवेग है, ये नॉर्मल संवेग है, मतलब ये 4 डायमेंशन में, ये 3 डायमेंशन में। तो 4 डायमेंशन वाले जो स्पेस है उसके अंदर मोमेंटम को लिखते हैं, मोमेंटम और एनर्जी दोनों के कॉम्बिनेशन से। आई बात समझ में? तो क्या क्या लिखा मैंने लिखा इसको ऐसे। कैसे? मैंने लिखा इसको, 1 सेकेंड, मैंने लिखा ऐसे, पी म्यू, पी ये नॉर्मल मोमेंटम, कॉमा आयोटा ई बाई सी, किसी भी पार्टिकल के लिए ऐसा होता है। पहले के लिए कर रहा हूँ, तो पहले के लिए देखो यहाँ पे 1 कर दो, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1, पहले की एनर्जी, पहले का मोमेंटम, पहले के लिए 4 मोमेंटम, तो ये पहले पार्टिकल के लिए आ गया। दूसरे पार्टिकल के लिए लिख रहा हूँ, तो दूसरे पार्टिकल के लिए भी ऐसा आ गया, यहाँ पे 1 जहाँ पे लिखा वहाँ पे 2 लिख दो, राइट। दूसरे की एनर्जी, दूसरे का मोमेंटम, बाकी सेम चीज़ें, राइट। अब देखो दूसरा जो पार्टिकल था, हमने बोला कि बी पार्टिकल तो रुका हुआ था, ए पार्टिकल इधर से दौड़ा दौड़ा आ रहा था, आके इसको टक्कर करता है, ठीक है ना, कोलिजन करता है। अब देखो दूसरा पार्टिकल, ये पार्टिकल तो रुका हुआ था, मतलब इसका जो नॉर्मल मोमेंटम है ये वाला, ये तो चतुर्विम संवेग है, लेकिन ये क्या है? संवेग है, जो त्रिविम संवेग होता है, 3 डायमेंशनल मोमेंटम। रुका हुआ था तो इसका वेलोसिटी 0 था, तो इसका मोमेंटम क्या होगा? 0। इसका मोमेंटम जो p है ना, ये P2 क्या है? 0 है, क्योंकि ये स्थिर था, स्टेशनरी था, तो P2 क्या हो गया? 0 हो गया। P2 0 हो गया, तो यहाँ पे 0 कर दो और ये बच गया। ये P2 म्यू आ गया यहाँ तक, पहले पार्टिकल का, ये दूसरे पार्टिकल का। कोई प्रॉब्लम है? नहीं ना, ऐसे आ गया। बस एक चीज़ इसमें जो ध्यान रखने की वो ये है कि चतुर्विम मोमेंटम को, चतुर्विम संवेग को 4 वेक्टर मोमेंटम को ऐसे लिखते हैं, ठीक है। चलिए निर्देश तंत्र में अब देखो, चतुर्विम संवेग निर्देश तंत्र में कुल चतुर्विम संवेग। अब टोटल मोमेंटम कैलकुलेट करते हैं। क्या कर रहे हैं? टोटल मोमेंटम। तो टोटल मोमेंटम दोनों का ऐड कर दो, टोटल चतुर्विम संवेग। अरे टोटल अगर चतुर्विम संवेग करना है तो दोनों जो पार्ट है, दोनों 2 पार्टिकल है, दोनों का ऐड कर दो। दोनों का ऐड किया तो ये मिला मुझे, दोनों का सम ऐड कर दिया, जोड़ दिया, तो पहले के ये ऐड हो गए, P1 वाला ऐड हो गया, और ये E1 वाला एनर्जी वाला टर्म ऐड हो गया, बीच में कोमा चल ही रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे आ गया। अब इसमें देखो, इसमें P2 तो 0 था, अभी पता किया कि स्थिर था, तो ये तो 0 हो गया और ये ऐसा बच गया। ये P म्यू आ गया। क्या आ गया अपने पास में? P म्यू आ गया। ये सारा हम लोग कहाँ पे स्टडी करें? लेबोरेटरी फ्रेम में, मतलब प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में। मतलब मैं यहाँ से बैठ के देख रहा हूँ कि देखो ये चीज़ सामने हो रही है, ऐसे, राइट। चलिए आगे चलते हैं। ये चतुर्विम संवेग ये किसमें आ गया? लेबोरेटरी फ्रेम में। अब आगे चलते हैं हम लोग। अब दूसरे फ्रेम में स्टडी करेंगे, सी निर्देश तंत्र में। सी मतलब सेंटर ऑफ मास निर्देश तंत्र में, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में, द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में। और द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में जब स्टडी कर रहे हैं तो उसको हम लोग ये जो सारी चीजें ना उनको डैश में लिख दे रहे हैं। डैश लिखने का मतलब ये समझ में आ रहा है कि हम लोग द्रव्यमान केंद्र में बोल रहे हैं, कि जैसे वहां पर हम लोग P म्यू लिख रहे थे, ऐसा लिख रहे थे, P वेक्टर कोमा आयोटा E बाई सी, ऐसे लिख रहे थे ना।
पहले पार्टिकल के लिए 1 आ जाता था, यहाँ पे 1 आ जाता था, यहाँ पे 1 आ जाता था, दूसरे पार्टिकल के यहाँ 2 2 2 आ जाते थे ना। अब सी निर्देश तंत्र में मैं इनको सबको डैश से लिख रहा हूँ, यहाँ पे डैश डैश वो लगा दे रहा हूँ, ठीक है। तो पहले पार्टिकल के लिए देखो ये डैश लिख दिया, डैश डैश डैश, दूसरे पार्टिकल के लिए भी यहाँ पे डैश 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 डैश, राइट। अब क्या होता है, एक चीज़ ये ध्यान रख लेना, जो सी निर्देश तंत्र होता है, सी निर्देश तंत्र होता है, इसमें टोटल कैलकुलेट करें हम लोग, अरे सेंट्रोमास फ्रेम में भी टोटल मोमेंटम के 4 मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं, उसमें भी दोनों को ऐड कर दिया, इसमें भी दोनों को ऐड कर दो, तो इन दोनों को ऐड कर दिया, इन दोनों को ऐड किया तो ये पी ऐड हो गया और ये वाला टर्म ऐड हो गया, वो बीच में कॉमा चल रहा है, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि सेंट्रोमास फ्रेम में जो टोटल मोमेंटम होता है वो क्या होता है, 0 होता है। टोटल मोमेंटम मतलब मोमेंटम का जो रिजल्टेंट वैल्यू होता है वो क्या होता है, 0 होता है सेंट्रोमास फ्रेम में, अनटिल अनलेस कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करे तो टोटल मोमेंटम क्या है इधर अपने पास में, 0 चल रहा है, तो टोटल मोमेंटम हो गया 0, कंजर्वेशन से आता है ये। तो टोटल मोमेंटम 0 है। टोटल मोमेंटम, ये चतुर्विम संवेग की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अरे 4 वेक्टर मोमेंटम की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल मोमेंटम की बात कर रहा हूँ। चतुर्विम तो ये है म्यू जिसके साथ में लिखा हुआ है, ये नॉर्मल मोमेंटम है, नॉर्मल जो त्रिविम संवेग होते हैं वो ये। तो 3 डायमेंशनल जो मोमेंटम है ये टोटल ये क्या होगा, 0 होगा सेंट्रोमास फ्रेम में, तो ये 0 होगा तो ये बचेगा ओनली, अब ये बचा इसके अंदर, राइट, ये मिला अपने को। अब देखो 2 चीजें मिल गई अपने को, ये सेंट्रोमास फ्रेम में आया अपने पास में P डैश म्यू वेक्टर और ये यहाँ से आया, और जो पहले आया था प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में लेबोरेटरी फ्रेम में वो आया P, ये डैश नहीं है इसके ऊपर, P म्यू वेक्टर, ये सर डैश नहीं है, गलती से लिखा हुआ है ये डैश, तो P म्यू वेक्टर ये पहले आया था वो, राइट। अब देखो क्या होता है, चतुर्विम जो संवेग है ना 4 वेक्टर मोमेंटम, वो कंजर्व रहता है, और वो कंजर्व इस तरीके से रहता है, वो खुद कंजर्व नहीं रहता, उसका स्क्वायर कंजर्व रहता है। मतलब आप एक निर्देश तंत्र में 4 मोमेंटम कैलकुलेट कर लो, दूसरे में 4 मोमेंटम कैलकुलेट कर लो, बेसिक इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर ये दोनों में बराबर बराबर होंगे। मतलब एक फ्रेम में 4 मोमेंटम कैलकुलेट कर लो, दूसरे में कर लो, तीसरे में कर लो, सब में कर लो, और सबका स्क्वायर करोगे ना तो बराबर बराबर हो जाएगा सब। तो इसका स्क्वायर कर लो और इसका स्क्वायर कर लो, मतलब इसका स्क्वायर कर लो, इसका स्क्वायर कर लो, दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ये चतुर्विम संवेग का लो है, ये पहले मैंने मतलब इस चैप्टर में नोट्स में आपको पहले मिल जाएगा ये चीज़, ये छोटे क्वेश्चंस में मैं बताऊंगा इस टाइप की चीज़ें, बस ये ध्यान रखना यहाँ पे। ये कैसे याद कैसे होंगे, प्रैक्टिस करने से, प्रैक्टिस करोगे ना तभी याद होंगे, राइट। तो इसका स्क्वायर कर लो, इसका स्क्वायर कर लो, तो दोनों का स्क्वायर कर लेना, राइट। तो देखो इसका स्क्वायर कर लो और इसका स्क्वायर कर लो, इधर का ये अभी इसमें स्क्वायर करेंगे तो क्या करेंगे, ऐड कर देते हैं, कॉमा है ना, कॉमा वाली चीज़ों को ऐड, तो इसका स्क्वायर कर लो प्लस इसका स्क्वायर कर लो, इसका स्क्वायर कर लो प्लस इसका स्क्वायर कर लो, मतलब देखो क्या है, इसका स्क्वायर करना है ना, इसका स्क्वायर, तो क्या किया, इसका स्क्वायर कर लो प्लस इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर किया तो 0 आ गया, और इसका स्क्वायर किया तो ये आयोटा था, आयोटा जिसको जे लिखा हुआ, तो आयोटा स्क्वायर होगा, आयोटा स्क्वायर माइनस कर दिया और इसका स्क्वायर आ गया। इधर इसका स्क्वायर किया तो इसका स्क्वायर प्लस P1 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर हुआ आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर माइनस आ गया, तो इसकी वजह से माइनस आ गया, ठीक है, ये मिल गया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, देखो इसको सिंप्लीफाई कर लो, कुछ नहीं हुआ अभी, ये P1 स्क्वायर है, ये ऐसा का ऐसा आ गया, इसको क्या किया, दोनों तरफ सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों तरफ सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो सी स्क्वायर आ गया यहाँ पे, इधर सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, इधर सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। ये E1 डैश प्लस E2 डैश है, ये सी निर्देश तंत्र में ऊर्जा है, सी फ्रेम में क्या है, एनर्जी है दोनों पार्टिकल का, तो सी फ्रेम में क्या है, ये एनर्जी है, सी फ्रेम में दोनों का एनर्जी है, तो इसको टोटल एनर्जी दोनों पार्टिकल का टोटल एनर्जी को ई डैश से लिख दिया मैंने, दो टर्म हटा के एक ही टर्म बना दिया, ई डैश लिख दिया। अब यहाँ से देखो ई डैश क्या आया, इसको इधर ले आया, उसको इधर भेज दिया, तो ई डैश जो फाइनली बना ये ऐसे बन गया, इसका स्क्वायर कर दिया, इसका स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायर प्लस 2E1, ये आ गया, इक्वेशन नंबर 4 आ गया, ठीक है। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखो इसको दूसरे काइनेटिक एनर्जी के टर्म में वगैरह में लेके आते हैं। अब देखो आपेक्षिक ऊर्जा जो होती है ना, रिलेटिविस्टिक एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है, E स्क्वायर इक्वल टू PC का होल स्क्वायर प्लस MC स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ये M जो होता है ना क्या होता है, रेस्ट मास होता है, ये होता है। तो पहले पार्टिकल के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे E1 पहले पार्टिकल का मोमेंटम, पहले पार्टिकल का मास, दूसरे के लिए कर रहे हैं तो 2 आ जाएगा यहाँ पे, तो ऐसे ही कर रहे हैं पहले पार्टिकल के लिए, दूसरे पार्टिकल के लिए। लेकिन दूसरा पार्टिकल तो कैसा है, स्टेशनरी है, रुका हुआ है, तो दूसरा पार्टिकल रुका हुआ है तो उसका मोमेंटम तो 0 है, तो उसका तो ये पार्ट तो 0 आ जाएगा, तो उसमें केवल ये E2 स्क्वायर क्या बचेगा, ये ओनली ये बचेगा।
तो E1 स्क्वायर का वैल्यू और E2 स्क्वायर का वैल्यू, दोनों का वैल्यू मिल गया, जो कि हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है ना, तो देखो E1 स्क्वायर और E2 स्क्वायर का वैल्यू मिल गया, तो E1 स्क्वायर और E2 स्क्वायर का वैल्यू पुट कर दिया। देखो E1 स्क्वायर का वैल्यू पुट कर दिया, E2 स्क्वायर का भी कर दिया। यहाँ पर E1 का नहीं किया, ओनली E2 का किया, क्योंकि E2 E1 का करेंगे तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, केवल E1 का E2 का किया, E1 बच गया यहाँ पे। तो देखो E1 स्क्वायर का इधर तो चल रहा था E डैश स्क्वायर, इधर E1 स्क्वायर का कर दिया और E2 स्क्वायर का कर दिया, यहाँ पे भी E2 स्क्वायर का कर दिया, बाकी का बच गया। ये सिंप्लीफाई होकर E डैश स्क्वायर ऐसा मिल गया। ठीक है ना, E डैश कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे पूरे की क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, तो 1/2 आ गया पावर। अब देखो आगे आगे इसको थोड़ा सा और एनर्जी और कन्वर्ट कर रहे हैं, आगे लेके चल रहे हैं। E जो होता है विराम द्रव्यमान ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा होती है। E क्या होता है, टोटल एनर्जी होता है। अरे E क्या होता है, टोटल एनर्जी होता है ना। और रिलेटिविस्टिक एनर्जी में जब बात करते हैं तो ये क्या होता है, रेस्ट मास एनर्जी, रेस्ट मास की एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, इन दोनों से मिलकर बना हुआ होता है। नॉर्मली तो हम लोग काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का तो जिक्र कर नहीं रहे, पोटेंशियल एनर्जी का जिक्र नहीं कर रहे, तो केवल काइनेटिक एनर्जी और उसके साथ में रेस्ट मास एनर्जी भी और हो जाती है, द्रव्यमान की ऊर्जा होती है, जिसको विराम द्रव्यमान ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है ना, और इसका फॉर्मूला ऐसे होता है, मतलब जो एनर्जी है ना उसके दो फॉर्मूले होते हैं। एक तो ये होता है, जैसे अभी पहले बताया, E स्क्वायर इक्वल टू PC का होल स्क्वायर प्लस MC स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये होता है। और एक फॉर्मूला ये होता है E इक्वल टू MC स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी, मतलब रेस्ट मास एनर्जी जिसको MC स्क्वायर लिखते हैं, और एक गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी जिसको T से लिख रहे हैं। तो पहले पार्टिकल की E1 आ जाएगा M1C स्क्वायर प्लस T1। ठीक है ना, दूसरा पार्टिकल तो रुका हुआ है, तीसरे पार्टिकल के लिए बात करें, तीसरे पार्टिकल नहीं, प्रोडक्ट बन गया ना, प्रोडक्ट, अरे प्रोडक्ट बना तो प्रोडक्ट की एनर्जी E3 है, मान लो रेस्ट मास एनर्जी काइनेटिक एनर्जी, इसका E4 का रेस्ट मास एनर्जी काइनेटिक एनर्जी। दो फॉर्म में हो सकती है ना, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का कोई जिक्र नहीं कर रहे, पोटेंशियल एनर्जी की कोई बात नहीं कर रहे, तो हमारे पास में केवल एनर्जी किस में, रेस्ट मास में और काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। तो E3 E4 को अभी इंट्रोड्यूस किया जाके, तो अभी देखो क्या कर रहे हैं हम लोग, ये सबका काइनेटिक एनर्जी और इसकी फॉर्म में कैलकुलेट कर लिया। तो देखो हमने क्या किया, जो अपने पास में टक्कर के बाद में जो उत्पाद है ना, टक्कर के बाद में जो प्रोडक्ट बना उसकी जो एनर्जी है ना, वो E3 प्लस E4 होगी। अभी तक की जो बात कर रहे थे ना, A और B की बात कर रहे थे हम लोग, A और B की बात हमने लेबोरेटरी फ्रेम में की और फिर सेंटर ऑफ मास फ्रेम में की। ठीक है ना, प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में, फिर हमने द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि किसकी, उत्पाद की बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट की, और प्रोडक्ट की एनर्जी को ले लिया हमने E डबल डैश। E डबल डैश होगा इसकी, प्रोडक्ट को 3 और 4 बोल रहे हैं ना, तो थर्ड पार्टिकल की एनर्जी, फोर्थ पार्टिकल की, और 3 और 4 की एनर्जी अभी मैंने फॉर्मूले यहाँ पे लिखे, तो दोनों की एनर्जी यहाँ से लिख दी, ये आ गया। तो ये प्रोडक्ट की एनर्जी है, किसकी एनर्जी है, ये प्रोडक्ट की एनर्जी है। वो जो ई डैश आ रही थी वो किसकी एनर्जी थी, वो दोनों पार्टिकल की टक्कर से पहले एनर्जी थी, ये टक्कर से बाद में एनर्जी है। तो टक्कर से पहले एनर्जी और टक्कर के बाद में एनर्जी, एनर्जी कंजर्वेशन से इक्वल होगा। तो टक्कर से पहले बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन E डबल डैश और E डैश इक्वल होगा। तो E डबल डैश तो यहाँ से आ गया, E1 क्या आ रहा, E डैश क्या आ रहा, वहाँ से जो आ रहा था, तो दोनों को इक्वल पुट कर दिया। अब इक्वल पुट किया, ये आ गया। अब अपने को अगर मान लो थ्रेशोल्ड एनर्जी कैलकुलेट करनी है, थ्रेशोल्ड का मतलब क्या हुआ, थ्रेशोल्ड का मतलब हुआ कि जैसे A B से बना C और D, मिनिमम एनर्जी कैलकुलेट करनी है इसकी, इसको फर्स्ट बोला, इसको सेकंड बोला, इसको थर्ड बोला, इसको फोर्थ बोला। देखो इसके पास में मैं मान लो कि इसको 2 जूल एनर्जी चाहिए मिनिमम, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, इसकी जो भी काइनेटिक एनर्जी, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी होगी ना, मतलब T1 मिनिमम, T1 पहले पार्टिकल की जो काइनेटिक T मतलब काइनेटिक एनर्जी बोल रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी जो T1 की मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, उसको थ्रेशोल्ड बोल रहे हैं हम लोग, इसको क्या बोल रहे हैं, थ्रेशोल्ड। तो ये जो थ्रेशोल्ड होगी इसकी मिनिमम कब होगी, जब इनके पास में मिनिमम एनर्जी जाए, मतलब चलो रिएक्शन भी हो जाए और मान लो बहुत ज़्यादा एनर्जी दे दी मैंने इसको, तो रिएक्शन भी हो जाएगी और ये बहुत तेज़ी स्पीड से चलने भी लग जाएंगे। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मिनिमम एनर्जी कितनी आए कि रिएक्शन ही हो, जस्ट रिएक्शन हो, ये जाए नहीं, मतलब इनके पास में काइनेटिक एनर्जी नहीं जाए। तो ये दौड़े नहीं, तो इनके पास मिनिमम एनर्जी कितनी होनी चाहिए, इसके पास मिनिमम एनर्जी जब होगी ना, तो इनके पास में काइनेटिक एनर्जी 0 मान लेते हैं। अरे काइनेटिक एनर्जी इनके पास में बहुत ज़्यादा हो गई, तब तो फिर मिनिमम कहाँ रही, यहाँ से कितनी और ज़्यादा दे दो तो ये और तेज भागेंगे, और ज़्यादा दे दो और तेज भागेंगे। मैं चाहता हूँ कि ये जस्ट रिएक्शन हो जाए, उसके लिए कितनी एनर्जी चाहिए, तो उसके लिए इनकी काइनेटिक एनर्जी को कर दो 0। तो इसके T3 और T4 को कर लो आप 0, इनके पास में काइनेटिक एनर्जी जा ही नहीं रहा, क्योंकि मुझे मिनिमम के लिए कैलकुलेट करना है। तो T3 को भी 0 कर दो, T4 को भी 0 कर दो, और T1 जो है ना, इसकी काइनेटिक एनर्जी मिनिमम T थ्रेशोल्ड आ जाएगा।
तो इसको कर दो टी थ्रेशोल्ड और ये इसको कर दो 0, तो फाइनली जो बचा ना ये ऐसा आ जाएगा। इधर तो ये 2 टर्म बचे जिसमें सी स्क्वायर कॉमन आ गया और इधर जो है ये बच गया, इसको टी थ्रेशोल्ड कर लो। ये पावर था, हाफ चल रहा था, तो अब टी थ्रेशोल्ड कैलकुलेट करना है, देहली ऊर्जा कैलकुलेट करनी, तो स्क्वायर कर दो ताकि मैं इसको थ्रेशोल्ड को कैलकुलेट, स्क्वायर करेंगे तो ये हट जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसे स्क्वायर किया तो स्क्वायर हो गया, इसकी पावर 4 हो गया, ये आ गया, ये बच गया। अभी टी थ्रेशोल्ड का वैल्यू कैलकुलेट कर लो इन सबको इधर उधर शिफ्ट करके, तो इधर उधर शिफ्ट करके करेंगे तो फाइनली टी थ्रेशोल्ड का वैल्यू मिल जाएगा। इधर उधर शिफ्ट किया, फाइनली टी थ्रेशोल्ड ये आ गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। टी थ्रेशोल्ड का एक डॉपलर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर से न्यूमेरिकल भी आता है, मैं आगे चल के कराऊंगा 2-3 न्यूमेरिकल, टफ नहीं आते, मैं पैटर्न समझा दूंगा। यहाँ से कर लो, ये करीबन 6 मार्क्स के क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, जहाँ तक मेरा भरोसा है। आप केवल मेरे भरोसे तो पढ़ नहीं रहे ना, आप और भी चीज़ें किए होंगे साल भर, बस इन चीज़ों पे थोड़ा और फोकस कर लेना, ठीक है ना, इनका मतलब ये है। राइट तो ये इतना हो गया अपने पास में थ्रेशोल्ड का। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग युग्म उत्पादन पेयर प्रोडक्शन के बारे में भी बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसके ऊपर बात करेंगे। तो हमने क्या किया, टी थ्रेशोल्ड कैलकुलेट कर लिया, देहली ऊर्जा कैलकुलेट कर लिया, राइट। तो सिंपल सा डेरिवेशन है, बस थोड़ा सा लेन दिए। आपको याद कैसे रहेगा, प्रैक्टिस करोगे ना तभी याद होगा, समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है, बस लेन दी है। तो आपको एग्जाम टाइम में कैसे याद रखोगे, इसको लिख लिख के प्रैक्टिस करो, राइट। और ये 3-4 2-2.5 घंटे के लेक्चर, इनको आप डबल की स्पीड में देखोगे तो 1-1.5 घंटे में ये पूरा यूनिट कवर हो जाएगा आपका, राइट। चलिए शेयर कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए और आपके फीडबैक देते रहिए मुझे कमेंट में, या मुझे जो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है वहाँ पे व्हाट्सएप मैसेज करके बता सकते हैं कि कैसा क्या लग रहा है। किसी को नोट्स चाहिए हो तो मुझसे कॉन्टेक्ट कर लेना, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, ठीक है। चलिए थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पेयर प्रोडक्शन की बात करेंगे।